Good morning, BCom third year. In the last lecture, we have discussed about the value of supply. Okay. Now today we are going to start valuations of supply in a specific condition. ये specific कैसे कह सकते हैं कि अगर किसी विशिष्ट परिस्थितियों में या दशाओं में आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है. ओके, तो मैं यहाँ पर लिखते हैं जीएसटी का सब्जेक्ट चल रहा था, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इन स्पेसिफिक केस. ओके, स्पेसिफिक केस जो तुम्हारे पास कंडीशन हो उसमें तुम कैसे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई कर सकते हो. ओके, कैसे निकालो वैल्यूएशन सप्लाई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. यानी कि विशिष्ट दशाओं में हिंदी बोलेंगे विशिष्ट दशाओं में माल की आपूर्ति का मूल्य निर्धारण. माल की आपूर्ति का मूल्य निर्धारण. दशाओं में आपूर्ति का मूल्य निर्धारण. ठीक है. ओके, तो देखो हमें पहली कंडीशंस क्या है, इसमें कुछ कंडीशन से कुछ केस होंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन को इस क्वेश्चंस को सोल्व करने होंगे, इनको डिस्कस करना होगा. तो पहले हमें डिस्कस करना होगा हमारे पास केस कौन कौन से हैं. तो यहाँ देखो तुम्हारे पास पहला केस है वैल्यूएशंस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन होली और पार्टली नॉट इन मनी. ओके, कहता है कि माल और सेवाओं का मूल्य यदि प्रतिफल पूर्णतः या अंशतः मुद्रा में नहीं हो, यानी कि मनी के रूप में हम किसी भी माल या गुड्स सर्विसेज जो ले रहे हैं उसका पेमेंट मनी के रूप में ना करते हुए कोई आइटम के रूप में कर रहे हैं, किसी गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया तुम्हारा फुल्ली और पार्टली नॉट इन मनी. तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वैल्यूएशंस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फर्स्ट कंडीशन है कंसीडरेशन, पूरा नहीं हुआ है, considerations fully or partly not in money. ओके, यानी कि जो तुम्हारी गुड्स और सर्विसेज है उनका जो कंसिडरेशन है वो फुल्ली और पार्टली मनी में नहीं हो. इसके लिए रूल्स तुम्हारा कौन सा लगेगा, रूल 27. याद रखना रूल 27 हम पढ़ रहे हैं अभी. रूल नंबर 27 क्या कहता है, अब इसमें तुम्हें वैल्यूएशंस ऑफ सप्लाई करनी है. स्पेसिफिक केस है, क्या स्पेसिफिक केस क्या है कि कंसीडरेशन जो है गुड्स का वो तुम्हें फुल्ली और पार्टली नॉट इन मनी, यानी कि हम मनी के रूप में रिसीव नहीं कर रहे हैं, तब तुम कैसे क्या करोगे, यानी कि प्रतिफल पूर्णतः अंश या अथवा अंशतः मुद्रा में न हो. यानी कि मैं लिख रहा हूं प्रतिफल पूर्णतः व अंशतः मुद्रा में न हो. ओके, कंप्लीट. यहां पर हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, मुद्रा में नहीं है, यानी कि तुम जो पेमेंट कर रहे हो वो मुद्रा में नहीं कर रहे हो, यानी कि तुम आइटम्स के रूप में कर रहे हो. तो इसमें फर्स्ट कंडीशन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी इक्वल्स टू ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पहली क्या हो सकती है, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ओपन मार्केट वैल्यू जो होगी वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ गुड्स कहलाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। ओके, फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब अगर सेकंड कंडीशन है, ओपन मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल, समझ रहे हो, यानी कि ओपन मार्केट वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि हमें पता नहीं है ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगी, तो इस कंडीशन में तुम क्या करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई, अब यहां पर तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन अलग हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू मनी वैल्यू, यानी कि जितनी तुम मनी पेमेंट कर रहे हो, मनी वैल्यू प्लस इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, यानी कि नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन जो होगा वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक तो तुमने मनी कितनी पे की है वो, प्लस अगर तुम साथ में कोई इक्विपमेंट एक्सचेंज कर रहे हो, यानी कि तुमने टीवी के बदले फ्रिज लिया है या फ्रिज के बदले टीवी लिया है, उसके अगेंस्ट में कुछ अमाउंट पे किया है, तो वो जो अमाउंट इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, यानी कि फ्रिज को जो तुमने ट्रांसफर किया उसकी फ्रिज की अभी ओपन मार्केट में क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, मनी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब तीसरी कंडीशन सी, अगर तुम्हारे पास में तुम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो ए और बी दोनों में ही, यानी कि मैं कहता हूं कि इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ए एंड बी नॉट डिटरमाइनेबल, यानी कि डिटरमिनेबल ये नहीं है, देन इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट कंडीशंस और सेकंड कंडीशंस में तुम वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, उन्हें फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि पता नहीं लगा पा रहे हो कितनी वैल्यू ऑफ मनी है, तो इस कंडीशन में तुम्हारे पास में क्या होगा, थर्ड कंडीशन आएगी, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ए एंड बी नॉट डिटरमिनेबल, then value of supply, then अब तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, देखो अब वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू, अब तुम्हारे पास में जब तुम नहीं कर पा रहे हो तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड्स एंड लाइक क्वालिटी ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ like kinds and value and like quality of goods and services। ओके, कंप्लीट। तो थर्ड कंडीशन क्या थी, जब तुम ए और बी दोनों ही कंडीशन से वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तब तुम्हारे पास एक और मेथड है, तुम क्या करो, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड्स एंड लाइक क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि उसकी क्वालिटी और उसकी प्रकार के आधार पर तुम उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब लास्ट कंडीशन डी कंडीशंस क्या है, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ए बी एंड सी नॉट डिटरमिनेबल, देन अगर तुम इन तीनों में से, यानी कि अब थर्ड भी है, तुम्हारे पास सी कंडीशंस भी है, इसमें भी तुम नहीं निकाल पाते हो, इफ
value of supply in A, B and C not determinable, then अब तुम्हारे को जब तुम डिटरमिनेबल नहीं कर पा रहे हो वैल्यू ऑफ सप्लाई को ए, बी और सी से, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन चेंज रहेगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू मनी कंसिडरेशन, मनी कंसिडरेशन प्लस equivalent money value of non monetary consideration, equivalent money value of non monetary consideration as per rule। अब यहां पर याद रखना, यहां पर रूल कौन सा लगेगा, as per rule 30 और 31। ये दोनों रूल अपन लास्ट में पढ़ेंगे कि 30 और 31 क्या रूल्स क्या कहते हैं। अभी हमारा रूल कौन सा चल रहा है, 27 चल रहा है, तो 30 और 31 जब पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे कि 30 और 31 के बारे में क्या कहा गया है। यानी कि अगर तुम्हारे को फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब ओपन मार्केट वैल्यू गिवन है तो ओपन मार्केट की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब ओपन मार्केट की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तब तुम्हारी वैल्यू ऑफ वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, मनी वैल्यू प्लस इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशंस। ओके, अब तुम अगर ए और बी दोनों कंडीशन से अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हो तब तुम्हारे पास एक और मेथड है, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड्स एंड लाइक क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि तुम क्या कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। अगर तुम तीनों ही कंडीशंस में ए, बी और सी तीनों कंडीशंस से वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास फोर्थ मेथड है कि तुम वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई को कैसे कंसीडर कर सकते हो, वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन प्लस इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन एज पर रूल्स 30 एंड 31। यानी कि रूल्स 30 एंड 31 के अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब देखो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, फर्स्ट कंडीशन हमने कवर कर ली तुम्हारी कि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले क्या थी, स्पेसिफिक केस के अकॉर्डिंग तुमने फर्स्ट क्या थी, कंसीडरेशन फुल्ली और पार्टली नॉट इन मनी। यानी कि तुम्हें यहाँ पर ये याद रखना होगा कि ये जो तुम्हारे पास में प्रोविजंस है ए, बी, सी, डी, ये किस में काम आएंगे, जब तुम्हारे पास में मुद्रा के रूप में कंसीडरेशन यानी प्रतिफल का पूर्णतः या अंशतः भुगतान किया गया हो। ओके, समझ रहे हो, या तो पूर्णतः ही नहीं है तुम्हारे पास मुद्रा के रूप में और या फिर अंशतः ही मुद्रा में हो। समझ रहे हो, या तो फुल्ली क्या हो गया, आइटम को बदला आइटम एक्सचेंज किया गया या फिर कुछ पेमेंट किया गया और कुछ आइटम दिया गया। तो इस कंडीशन में तुम वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास ये मेथड है। ओके, कल हम इसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कि वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकालो, वैल्यू ऑफ सप्लाई फर्स्ट कंडीशन में कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।